हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। हम पढ़ रहे हैं लेटर मुगल्स के बारे में। बाबर से लेकर औरंगज़ेब के टाइम पीरियड तक इसको कहते हैं ग्रेट मुगल्स। बाबर ने फाउंडेशन रखी थी मुग़ल एम्पायर की। बाबर ने फाउंडेशन रखी थी मुग़ल एम्पायर की। बाबर टू से लेकर औरंगज़ेब के टाइम पीरियड को मुग़ल एम्पायर टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? ग्रेट मुग़ल। 1526 से लेकर 1707। अब आगे क्या होता है? इनको ग्रेट मुगल्स बोलते हैं। 1707 में औरंगज़ेब की डेथ होती है। उसके बाद बहादुर शाह वन, जहांदार शाह, और 1707 से लेकर 1857 1857 1857 इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? लेटर मुगल्स। तो लेटर मुगल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मतलब 1700 का टाइम, 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड में बहादुर शाह के बारे में हमने पढ़ लिया। औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह वन, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। जहांदार शाह के बारे में पढ़ लिया। फारूक सियार के बारे में हमने पढ़ लिया। ये हैं लेटर मुगल्स। अब इसके बाद क्या होता है वो आज हम देखेंगे। फारूक सियार के बाद फारूक सियार को सैयद ब्रदर्स ने मार दिया था। सैयद ब्रदर्स किंग मेकर बन गए और सैयद ब्रदर्स ने फारूक सियार के बाद इसके 3 सक्सेसर्स को बैठाया गद्दी पर, और 2 जो थे वो फारूक सियार के बाद इसके 3 सक्सेसर आते हैं, 3 सक्सेसर्स। और इन तीनों में से पहले 2 जो हैं वो जल्दी ही मर जाते हैं, उनके बारे में इतने जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उन दोनों के बाद जो तीसरा गद्दी पर बैठाते हैं, कौन? सैयद ब्रदर्स। वो है मोहम्मद शाह। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फारूक सियार के बाद मोहम्मद शाह आता है और ये गद्दी पर बैठता है। इसको कौन बिठाता है? सैयद ब्रदर्स। और ये 3 सक्सेसर जो सैयद ब्रदर्स तख्त पर सैयद ब्रदर्स लाते हैं फारूक सियार के बाद, फारूक सियार को मारने के बाद, तो ये 3 सक्सेसर म्योर पपेट होते हैं। किसके? सैयद ब्रदर्स के। म्योर पपेट in the hands of सैयद ब्रदर्स जो बोलेंगे वही वो काम करेंगे। तो मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड 1719 टू 1748। फारूक सियार को 1719 में सैयद ब्रदर्स जो हैं वो मार देते हैं। अब 1719 से लेकर 1748 के टाइम पीरियड जो है ये है मोहम्मद शाह का। अब हम मोहम्मद शाह को पढ़ते हैं। मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में क्या होता है? जो सैयद ब्रदर्स हैं, सैयद ब्रदर्स पावरफुल नोबल होते हैं। पावरफुल नोबल, तो जो कमज़ोर नोबल्स होते हैं वो मोहम्मद शाह को बोलते हैं कि सैयद ब्रदर्स कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गए हैं। ठीक है, तो मोहम्मद शाह और सैयद ब्रदर्स जो नोबल्स हैं वो मोहम्मद शाह को बोलते हैं कि सैयद ब्रदर्स को रास्ते से हटाना चाहिए, क्योंकि वो दिन ब दिन जो है वो क्या हो रहे हैं? पावरफुल हो रहे हैं। तो सैयद ब्रदर्स ने फारूक सियार को भी मार दिया था। मोहम्मद शाह को लगा कि हाँ बात तो सही है, इनको रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो मोहम्मद शाह ने अपने नोबल्स के साथ मिलकर सैयद ब्रदर्स को रास्ते से हटा दिया।
तो सैयद ब्रदर्स यहाँ से हट जाएंगे। सैयद ब्रदर्स, सैयद ब्रदर्स एंड मोहम्मद शाह और एंड एंटी सैयद नोबल्स, ये जो थे इन्होंने क्या किया था, अगेंस्ट थे किसके, अगेंस्ट सैयद ब्रदर्स के ख़िलाफ़ थे सैयद ब्रदर्स। तो सैयद ब्रदर्स को इन्होंने रास्ते से हटाने के लिए हुसैन अली ख़ान को मार दिया, हुसैन अली ख़ान को किल्ड मार दिया, और अब्दुल्ला ख़ान को आगरा में हरा दिया। अब्दुल्ला ख़ान डिफीटेड एट आगरा। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने सैयद ब्रदर्स को हटा दिया। अब मोहम्मद शाह का एक पावरफुल नोबल था, उस निज़ाम उल मुल्क, ये पावरफुल नोबल था, वज़ीर था किसका, मोहम्मद शाह का। तो वो मोहम्मद शाह से इतना सेटिस्फाई नहीं था, फ्रस्ट्रेटेड था, तो उसने मोहम्मद शाह को छोड़ना चाहा और दक्कन चला गया। अब पहले देखते हैं कि मोहम्मद शाह का जो है सबसे लंबा टाइम पीरियड है, लॉन्ग रेन ऑफ मोहम्मद शाह, नियरली 30 ईयर्स, 30 सालों तक इसने हुकूमत की, नियरली 30 ईयर्स। ठीक है, 30 सालों तक हुकूमत की इसका। और इसको बोला जाता है कि ये नैरो माइंडेड पर्सन था। क्या था, नैरो माइंडेड पर्सन, नैरो माइंडेड प्लस प्लेजर लोविंग, मौज मस्ती करनी थी इसको बस, और कुछ नहीं। तो नैरो माइंडेड पर्सन था, वीक पर्सनैलिटी थी इसकी, या इसको लिखो नैरो माइंडेड नहीं, वीक माइंडेड, ये ठीक रहेगा, वीक माइंडेड पर्सनैलिटी इसकी कैसी थी, वीक माइंडेड, और प्लेजर लोविंग, याशी करनी थी, मौज मस्ती करनी थी। तो एम्पायर को चलाने की इतनी काबिलियत नहीं थी इसमें। ठीक है, तो इसके टाइम पीरियड में क्या होता है, जो निज़ाम उल मुल्क एक पावरफुल नोबल होता है, वो इससे फ्रस्ट्रेट होकर दक्कन में चला जाता है, और दक्कन जाकर एक नई स्टेट बनाता है, हैदराबाद। निज़ाम उल मुल्क इसका, और ये निज़ाम उल मुल्क को सपोर्ट नहीं करता है, not giving full support निज़ाम उल मुल्क। निज़ाम उल मुल्क कौन है, पावरफुल नोबल है। ये एम्पायर को छोड़कर, मोहम्मद शाह को छोड़कर दक्कन चला जाता है। निज़ाम उल मुल्क को हम देखते हैं, निज़ाम उल मुल्क पावरफुल नोबल, दक्कन चला जाता है, और दक्कन जाकर
नई स्टेट बनाता है हैदराबाद, नई स्टेट एस्टेब्लिश करता है हैदराबाद। ये मुगल एम्पायर के अंडर ही होती है। हैदराबाद स्टेट जो है ये मुगल एम्पायर के अंडर ही काम कर रहे होते हैं। बस ये सिर्फ क्या करता है, उसको इंडिपेंडेंट करता है। निज़ामुल मुल्क क्या करता है, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस स्टेट बना देता है, और कुछ नहीं। तो न्यू स्टेट बनाता है। यहाँ से बोला जाता है फिजिकल ब्रेकअप ऑफ मुगल एम्पायर, फिजिकल ब्रेकअप ऑफ मुगल एम्पायर हैड बिगन, मुगल एम्पायर हैड बिगन। फिजिकल ब्रेकअप होना शुरू हो जाता है। अब ये इस हैदराबाद को इंडिपेंडेंट कर देता है, ऑटोनोमस स्टेट बना देता है, अपनी मर्ज़ी से खुद फैसले लेना शुरू कर देता है निज़ामुल मुल्क हैदराबाद में जाकर। तो ये अपने आप को दिल्ली से अलग कर देता है। दिल्ली कौन, सेंट्रल अथॉरिटी से अलग कर देता है, मुग़ल एम्पायर से अलग करके एक ऑटोनोमस स्टेट बना देता है। किसको, हैदराबाद को। फिजिकल ब्रेकअप ऑफ मुग़ल एम्पायर हैड बिगन यहाँ से बोला जाता है। तो फिर इसी के टाइम पीरियड में, मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में ही इन्वेजन होना शुरू हो जाता है। बाहर से एक्सटर्नल इन्वेजन होना शुरू हो जाता है, बाहर से हमले होने शुरू हो जाते हैं। वो हम देखते हैं इन्वेजन, एक्सटर्नल इन्वेजन होना शुरू हो जाता है। कहाँ से, कौन करता है, नादिर शाह। नादिर शाह कौन है, पर्शिया का रूलर है। नादिर शाह कौन है, पर्शिया का रूलर है, जिसको आज ईरान कहते हैं। ईरान को उस टाइम पर्शिया बोलते थे। नादिर शाह ने हमला किया इंडिया में। नादिर शाह हमला करता है इंडिया में। मुग़ल एम्पायर के ऊपर मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड होता है। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड होता है। तो नादिर शाह जो है ये इंडिया में आता क्यों है, पर्शिया से ये इंडिया में क्यों आता है। पर्शिया में ये क्या करता है, लगातार कैंपेन करता रहता है। तो उसकी वजह से इसके पास पैसे जो हैं वो कम पड़ जाते हैं, और अपनी आर्मी को ये मेंटेन नहीं कर पाता है। आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो इंडिया जो है वो पहले से ही वेल्थ के लिए, दौलत के लिए जाना जाता था। तो नादिर शाह को लगा कि इंडिया में अपोजिशन जो है वो कमज़ोर है। अपोजिशन कौन, मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर में कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह वीक रूलर था, वीक माइंडेड पर्सनैलिटी थी वो। तो ये नादिर शाह को पता था कि अपोजिशन कमज़ोर है। तो इसने हमला कर दिया, हमला किया, आके लड़ाई भी की। बैटल ऑफ करनाल होती है, और नादिर शाह के बीच और मोहम्मद शाह की आर्मी के बीच क्या होती है, बैटल ऑफ करनाल होती है। एक तरफ नादिर शाह और दूसरी तरफ मोहम्मद शाह की आर्मी होती है। बैटल ऑफ करनाल 1739 में होती है। तो नादिर शाह जो है वो जीत जाता है, और मोहम्मद शाह की आर्मी को हार का सामना करना पड़ता है। इस तरह से नादिर शाह कामयाब हो जाता है, और इंडिया में से लूट लाट के लेके चला जाता है। मोहम्मद शाह को तो पता ही नहीं। नादिर शाह क्या करता है, बैटल ऑफ करनाल, नादिर शाह आता है, बैटल ऑफ करनाल होती है। बैटल ऑफ करनाल
1739 में, 1739 में होती है ये बैटल। और किसके बीच? बिटवीन नादिर शाह के बीच, और नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह की आर्मी के बीच, मोहम्मद शाह की आर्मी के बीच लड़ाई होती है, बैटल ऑफ करनाल, और जिसमें नादिर शाह जीत जाता है और मोहम्मद शाह की आर्मी हार जाती है। एंड लॉस, मोहम्मद शाह लॉस, नादिर शाह वॉन। ठीक है, तो अब आता है कौन? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली लगातार इन्वेड करता है इंडिया में। अहमद शाह अब्दाली जो है ये लगातार इन्वेजन करता रहता है, कंटिन्यू इन्वेजन, लगातार इन्वेड करता है। 1748 से 1767 तक ये बार बार जो है ये हमले करता है और यहाँ से लूट लाट के लेके चला जाता है। तो अब इसी के बीच, इसी टाइम पीरियड के बीच अहमद शाह अब्दाली जो है ये कौन है? ये नादिर शाह का जनरल है, जनरल ऑफ नादिर शाह, नादिर शाह का ही जनरल है। बाद में आता है, बार बार जो है वो हमले करता है इंडिया के ऊपर, बार बार हमले करता है इंडिया के ऊपर, कंटिन्यू इन्वेजन करता है, और 1748 से 67 तक ये करता रहता है। और इसी टाइम पीरियड के बीच बैटल 1761 में क्या होता है? बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत करता है, और किस किस के बीच होती है ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? बिटवीन अहमद शाह अब्दाली के बीच एंड मराठा, इन दोनों के बीच ये बैटल होती है। अहमद शाह अब्दाली जो है ये जीत जाता है, विक्ट्री हासिल करता है, और मराठा जो है ये हार जाते हैं, डिफीटेड। अब अहमद शाह अब्दाली ये लगातार इन्वेड करता है, और इसके इन्वेजन की वजह से क्या होता है? पीछे इकोनॉमिक लाइफ जो है वो ख़राब हो जाती है लोगों की, और उससे जो नोबल्स होते हैं, जो लालची नोबल्स होते हैं इंडिया के, वो पीजेंट से वसूल करना शुरू कर देते हैं। नादिर शाह के आने से, एक्सटर्नल इन्वेजन होने से, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का बार बार इन्वेड करने से जो मुग़ल एम्पायर है इसके पता चल जाता है कि ये कितनी कमज़ोर हो चुकी है, कितनी वीक हो चुकी है। और ऑल इंडिया मुग़ल एम्पायर जो है वो सिर्फ किंगडम ऑफ दिल्ली बनकर रह जाती है। ऑल इंडिया मुग़ल एम्पायर, ऑल इंडिया मुग़ल एम्पायर remain merely kingdom of Delhi,
ये मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड के बारे में हमने पढ़ा। मोहम्मद शाह की पर्सनैलिटी कैसी थी? वीक माइंडेड पर्सनैलिटी एंड प्लेजर लविंग, मौज मस्ती ऐशो अशरत की ज़िंदगी जीना, एम्पायर को चलाने की उसमें काबिलियत जो है वो नहीं थी। फिर उसके टाइम पीरियड में बाहर से एक्सटर्नल इन्वेजन होना शुरू हो गए और नादिर शाह पर्शिया का रूलर जो है वो आता है, बैटल करता है। बैटल ऑफ करनाल होती है 1739 में। बैटल ऑफ करनाल होती है किसके बीच? नादिर शाह और मोहम्मद शाह की आर्मी के बीच, और नादिर शाह जीत जाता है, मोहम्मद शाह की आर्मी हार जाती है। नादिर शाह दिल्ली जाता है, वहाँ से लूट लाट के लेके चला जाता है वापस। और इसी के बाद इसी का जनरल अहमद शाह अब्दाली वो लगातार बार बार हमले करता है और लूट लाट के लेके चला जाता है। इसी दौरान जब वो हमले कर रहा होता है, उसी दौरान थर्ड बैटल ऑफ पानीपत करता है मराठाओं के साथ, और उसमें भी मराठा हार जाते हैं और ये जीत जाता है। और जब इकोनॉमिक लाइफ जो है इसके बाद वो ख़राब हो जाती है लोगों की, और जो लालची नोबल्स होते हैं, लालची नोबल्स जो होते हैं वो पीजेंट से लूटना शुरू कर देते हैं। जो लॉस हुआ होता है वो पीजेंट से भरपाई करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से बोला जाता है कि जो ऑल इंडिया मुग़ल एम्पायर जिसको बोला करते थे, वो सिर्फ आज किंगडम ऑफ दिल्ली ही बनकर रह गई है। तो मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में ये सब कुछ होता है। उसका रेन, उसकी जो टाइम पीरियड है वो कितना लंबा, 30 साल तक उसने हुकूमत की है। तो यहाँ से बोला जाता है कि अगर वो चाहता तो दोबारा से एम्पायर को खड़ा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। प्लेजर लविंग पर्सन था, वीक माइंडेड पर्सन था। तो अब मोहम्मद शाह के बाद कौन आता है, क्या होता है, वो अब हम देखते हैं। मोहम्मद शाह के बाद 1759 में शाह आलम सेकंड गद्दी पर बैठता है। शाह आलम सेकंड ये गद्दी पर बैठता है और ये अलायंस बनाता है मीर कासिम ऑफ बंगाल एंड शुजाउद्दौला ऑफ अवध, इन दोनों के साथ। किसके साथ अलायंस बनाता है? शाह आलम सेकंड अलायंस बनाता है किसके साथ? मीर कासिम ऑफ बंगाल एंड शुजाउद्दौला ऑफ अवध, इन दोनों के साथ मिलकर इनकी अलायंस बनती है। और अलायंस किसके खिलाफ बनाते हैं? ब्रिटिशर के खिलाफ अलायंस बनाकर बैटल करते हैं, लड़ाई करते हैं। इनकी क्या बनती है? अलायंस बनती है। और फिर क्या करते हैं? बैटल करते हैं, बैटल ऑफ बक्सर होती है। किसके खिलाफ करते हैं? अंग्रेज़ों के खिलाफ। एक तरफ ब्रिटिशर होते हैं, और दूसरी तरफ अलायंस। इनके बीच क्या होती है? अलायंस कौन? शाह आलम सेकंड, मीर कासिम ऑफ बंगाल और शुजाउद्दौला ऑफ अवध। इनके बीच लड़ाई होती है, ब्रिटिशर के बीच, अलायंस के बीच। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होती है। कब होती है? 1764 में होती है। तो इसमें कौन जीतता है? इसमें ब्रिटिशर जो हैं वो ही जीतेंगे। ब्रिटिशर वन एंड अलायंस जो है वो जीत जाती है, हार जाती है, डिफीटेड। जीतता कौन है? ब्रिटिशर, और हारता कौन है? अलायंस। शाह आलम सेकंड, मीर कासिम ऑफ बंगाल एंड शुजाउद्दौला ऑफ अवध, ये हार जाते हैं, ब्रिटिशर जीत जाते हैं। और ये बैटल जो है ये ख़त्म होती है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद से। बैटल एंडेड विद
ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।